हेलो लर्नर्स, दिस साइड डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज मैं आपके लिए GIC 2021 का सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में आपके इस एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस आपके GS के होते हैं एंड नेक्स्ट 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज the only artery in the human body that carries deoxygenated blood is। इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। तो आर्टरी हमें पता है कि ये प्यूरिफाइड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बट पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। एंड वेन का भी यही कॉन्सेप्ट है, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, उसको कैरी करता है। बट पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपका आंसर आपका सी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी सिर्फ एक आर्टरी है जो कि कैरी करती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। आंसर है सी। इसका हम फंक्शनिंग देख लेते हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल, पहले हम देख लेते हैं कि हम हार्ट को 4 चैम्बर में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में हुआ, राइट एंड लेफ्ट। और फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले राइट ऑरिकल में जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी के थ्रू पूरा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी लंग्स में जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी मीन्स आपका क्या हो गया, लंग्स से, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जा रहा है फॉर प्यूरिफिकेशन। फिर लंग्स में ये प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से एओर्टा के थ्रू ये बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने देखा कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एंड पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो आपका क्या हो गया, पूछ रहा है आर्टरी कौन सी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। नेक्स्ट, पिगमेंटेड मटेरियल मेलानिन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द स्किन। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्किन की लेयर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। पहले स्किन को हमने 3 लेयर में डिवाइड किया था, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 5 लेयर्स में, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसले। इसी को जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। आपसे पीजीटी में क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि सबसे आउटर लेयर कौन सी है, तो आउटर लेयर आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम है। इसमें आपका पूछा है कि कौन सी लेयर मेलानिन को सिक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती है, तो ये जर्मिनेटम जो लास्ट लेयर है एपिडर्मिस की, सबसे इनर लेयर है एपिडर्मिस की, जर्मिनेटम, इसी में मेलानोसाइट सेल पाए जाते हैं, यही मेलानिन को सिंथेसिस करती है। तो आपसे पूछा है कौन सा लेयर है, तो आपका जर्मिनेटिवम या बेसले भी लिख कर आ सकता है, तो आंसर इज बी। क्लियर। नेक्स्ट, आंसर आपका बी है। हाँ, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया आईडी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज, एजर्शन है। रीजन इसका, कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स ऑफ वन और ऑल टाइप्स इन द रेटिना। तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये ट्रू है। देन कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स ऑफ वन और ऑल टाइप्स इन द रेटिना। तो कोन हमारी 2 सेल्स होती हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल, 2 तरीके की सेल होती हैं। कोन सेल कलर विजन के लिए होती है एंड रॉड सेल जो होती है वो हमारा लाइट विजन के लिए मेनली होती है।
कौन सेल से ब्राइट लाइट के लिए, डे के लिए, कलर विजन के लिए। रॉड सेल डिम लाइट में भी देख सकते हैं, इसके हेल्प से नाइट विजन में भी देख सकते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स में रॉड सेल्स पाई जाती हैं। तो कौन सेल आपकी कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी ठीक है आपका। और ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज नहीं है आपके इन ऑप्शंस में। टाइफॉइड, टाइफॉइड हमें पता है सैल्मोनेला टाइफी से है, ये एक बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से है, ये भी एक बैक्टीरिया है। कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। पोलियोमेलाइटिस, ये क्या है, वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। क्लियर, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, a substance which has the property of combining with the bacteria and rendering the more susceptible to phagocytosis is। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है आपके इन ऑप्शंस में जो कि बैक्टीरिया के साथ कंबाइन करके रेंडर करता है इस प्रोसेस को। तो इसमें आपका आंसर है एप्सोनिन। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में कुछ मिस्टेक कर दिया, इसको होना चाहिए ऑप्सोनिन, ठीक है, OPSONIN। इस तो आंसर आपका बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। ऑप्सोनिन क्या, एक एंटीबॉडी या एक सब्सटेंस है, ठीक है, विच बाइंड्स टू फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाइंड कर लेता है एंड मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस, और मोर ससेप्टेबल बना देता है फैगोसाइटोसिस के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्सोनिन। आंसर इज बी। नेक्स्ट, द केमिकल यूज टू प्योरीफाई मडी वाटर इज। मडी वाटर जो आपका मिट्टी वाला पानी है उसके लिए क्या यूज, के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिटकरी, फिटकरी को यूज करते हैं। तो इसका क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये यूज होता है फिटकरी, एलम यूज होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन डैमेज एयर ड्रम ऑफ ह्यूमन। तो साउंड की क्या है, यूनिट क्या होती है, किसमें हम इसको मेजर करते हैं, डेसिबल में। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ए या सी। तो पूछ रहा है कि कौन सी इंटेंसिटी है जो कि एयर ड्रम को डैमेज कर सकते, तो मोर देन 70 डेसिबल dB, ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, इन विच पीरियड द एम्ब्रियो मेजर्स अबाउट ½ इंचेस टू 2 इंचेस लॉन्ग। हाफ से 2 इंचेस लॉन्ग किस में होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, रैपिड ग्रोथ रेट एंड मसल कंट्रोल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमने पढ़ा है अगर आपका रैपिड ग्रोथ रेट और मसल कंट्रोल किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो रैपिड ग्रोथ रेट आपका मसल कंट्रोल इन्फेंसी पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर रैपिड ग्रोथ रेट पूछ रहा है प्रीनेटल और इन्फेंसी दोनों ऑप्शन दिया तो आप प्रीनेटल पर जाएंगे, पर यहाँ पे मसल कंट्रोल भी लिखा हुआ है तो आपका इन्फेंसी स्टेज। क्लियर, आंसर इज बी। नेक्स्ट, with reference to prenatal development which of the statement is are correct, ठीक है। prenatal development के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज any environmental agent that causes damage during prenatal period is called as teratogen, ठीक है। कोई भी ऐसा environmental agent जो कि डैमेज कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारे फीटस को, इसको कुछ भी हार्म पहुंचा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेराटोजन। द इफेक्ट ऑफ टेराटोजन इज लिमिटेड टू इमीडिएट फिजिकल डैमेज। ये बोल रहा है कि सिर्फ ये फिजिकल डैमेज तक ही लिमिटेड है, तो ये बात तो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि टेराटोजन क्या है, ये कि फीटस को हार्म पहुंचाता है, कोई भी इन्वायरमेंटल एजेंट। अब इसमें सब कुछ आ सकता है आपका, ठीक है, कोई फिजिकल भी डैमेज हो रहा है, इसको हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ओनली 1 ए। टेराटोजन क्या है, अ टेराटोजन इज समथिंग दैट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स और एबनॉर्मलिटी इज अ डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस अपॉन एक्सपोजर। ये अभी हमने आपको बात करी कि एम्ब्रियो को, फीटस को जो भी हार्म पहुंचा रहा है, कोई भी आपका पार्टिकल है, कोई भी आपका इन्वायरमेंटल एजेंट हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, आपका मेडिकेशंस भी आ सकते हैं, कुछ ड्रग्स, टोबैको, केमिकल, अल्कोहल, ये सब आपका सब चीज़। तो ये आपका फिजिकल डैमेज भी कर सकता है, मेंटल डैमेज भी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन में सिर्फ फिजिकल दिया था डैमेज, इसलिए ये आपका सेकंड वाला गलत है।
सो आंसर आपका 1 करेक्ट है, ओनली 1, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है, कोड से मैच करना है। पर्सनल फेबल्स की बात किसने करी है? पियाजे ने बात करी है। रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं। एड ईगो सुपर ईगो की फ्रूइड करते हैं। एंड यूरी ब्रेनफेल्डर ने क्या दिया है? एक्सो मीजो ना एक्सो मीजो ये सिस्टम की बात करी है उन्होंने, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए का 3 इन दोनों में है, बी का 4 इसमें है, तो आपका आंसर क्या हो रहा है? बी। सी का क्या है? फर्स्ट फ्रूइड, और डी का क्या है? 2 यूरी ब्रेनफेल्डर, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल लर्निंग थ्योरीज बिलीव दैट बिहेवियर इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय एडोलसेंस, एंड सेकेंड पॉइंट इज remains relatively the same throughout the adulthood। तो सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में क्या है कि एडोलसेंस में वेल एस्टेब्लिश रहता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। एंड रिमेन्स रिलेटिवली द सेम थ्रू आउट द एडल्टहुड, एडल्टहुड में सेम रहता है। बिहेवियर का ऐसा नहीं है कि आपका एक इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर स्टेब्लिश हो गया है, थ्रू आउट द एडल्टहुड सेम है। तो आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, use of radium and X-rays in the initial stage of pregnancy may produce in the infant। अब अगर रेडियम का या एक्स रेज का एक्सपोजर हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में, तो ये माइक्रोसिफेली कॉज कर सकती है। ठीक है। सिफेली का मतलब क्या हो गया? हेड से हो गया। माइक्रो मीन्स क्या हो गया? उसका साइज, ठीक है, साइज उसका अफेक्ट कर रहा है, छोटा साइज हो गया सर का, माइक्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली मीन्स होता है कि वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया, हाइड्रो मीन्स वाटर, सिफेली मीन्स ऐसे, तो वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया, तो वाटर एक्यूमुलेशन का तो इससे मतलब है नहीं, रेडियम और एक्स-रे से माइक्रोसिफेली हो सकता है। तो आंसर इज आपका बी इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू डेवलपमेंटल टास्क अरेंज दीज टास्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें डेवलपमेंटल, आपके 4 डेवलपमेंटल टास्क थे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है। तो पहला आपका दिया है begin to develop appropriate feminine and masculine social role। Second, achieving emotional independence from parents and other adults। Third, learning to distinguish right and wrong। And fourth is taking on civic responsibilities। तो मेरे को जो लग रहा है कि आपका 4 नंबर टेकिंग ऑन सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बड़ा आपका बहुत मेजर हुआ। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेना ना, अगर हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अपने जो हमारे सिविक्स, जो आपके नागरिक रोल है, ठीक है, तो वो ये बहुत बड़ी बात हुई ना। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो मेरे हिसाब से आपका 4th नंबर लास्ट होना चाहिए। तो 4th नंबर लास्ट में आपका ए और सी जा रहा है। अब आपको फर्स्ट और थर्ड में डिसाइड करना है। फर्स्ट क्या है? बिगिन टू डेवलप एप्रोप्रिएट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन सोशल रोल, एंड थर्ड इज लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। तो सब, अगर हम फेमिनिन और मैस्कुलिन रोल की बात करें वो बाद में डेवलप होगा। पहले हम राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर सीखते हैं, क्या गलत है क्या सही है। देन अचीविंग थर्ड आपका थर्ड हो गया आपका लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। देन आपका फर्स्ट डेवलप होता है फेमिनिन मैस्कुलिन सोशल रोल। देन इमोशनल इंडिपेंडेंट हम बनते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट एंड अदर एडल्ट से। देन फिर हम 4th नंबर आपका, तो आंसर है सी इज करेक्ट। ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन पकड़ के सब क्वेश्चंस कैच करने पड़ेंगे इस तरीके के। नेक्स्ट, द क्रिस्टलाइज्ड वर्सेस फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोफाउंडेड बाय हुम। ये थ्योरी किसने दी है? क्रिस्टलाइज और फ्लूइड थ्योरी। पहले हम सारी थ्योरीज आपको देख लेते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी बिने ने दी है। 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने। हायरार्कियल थ्योरी फिलिप बर्नर ने। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात करी है गिलफोर्ड ने। 3 स्ट्रेटम मॉडल की बात कैरोल ने करी है। एंड फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी जो कैटल ने दी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने बात करी है। ट्रायकिक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की है। तो आपसे क्वेश्चन में फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज पूरा कैटल ने दी है ये थ्योरी। सो आपका आंसर है सी इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर नहीं है, आप लिख लीजिएगा, आंसर है सी इज करेक्ट।
अब हम पूरी थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वरना आपका ये बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। हम इसको किसी और वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे आपकी थ्योरीज डिटेल में। A 2-year child may have a vocabulary of as many as how many words। कितने वर्ड्स 2 साल का बच्चा वोकैबुलरी ले लेता है, उसको आती है। तो ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स की वोकैबुलरी 2 साल के बच्चे को इतना उसको आता है। आंसर इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसको भी आपको अरेंज करने को बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्राइंग, देन कूइंग, फिर बेबलिंग, फिर वन वर्ड। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये आपका आंसर आ रहा है सी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्राइंग, कूइंग, बेबलिंग ना, 1 वर्ड फिर 2 वर्ड ऐसे। देयर इज डीप एसोसिएशन बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। ये कौन से प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, ठीक है, किस प्रिंसिपल में आएगा? मतलब हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का आपस में रिलेशन है, तो ये को रिलेशन की बात हो रही है, आपस में इनका को रिलेशन है। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? का क्या एडवांटेज नहीं है? हाई लिविंग स्टैंडर्ड, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, सेल्फ डिपेंडेंस। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या नहीं है? हाई लिविंग स्टैंडर्ड भी है, पर्सनल डेवलपमेंट के चांस भी है, सेल्फ डिपेंडेंसी भी है, बट आपको सोशली सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मैरिज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मैरिज के सेंस में? मैरी पीपल ऑफ सिमिलर रेस, एज, एजुकेशन, रिलीजन एंड सोशल क्लास रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ होमोगेमी। अगर हम सेम एज में, रेस में, एजुकेशन में एकदम सेम टाइप के, तो वो होमोगेमी में आता है। तो आपका करेक्ट हो गया आंसर। दिस प्रैक्टिस प्रिवेल्स इन वेस्टर्न कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। बल्कि ये पैटर्न तुम्हारे इंडिया में फॉलो होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। हम अपने इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग एक ही जाति, धर्म और सब चीज़ों को सेम, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। वो होमोगेमी में शादी होती है, ठीक है। तो आपका इसका क्या आंसर हो गया? Only 1 is correct. Option A is correct. Next, parents value their children's freedom of expression and rely on reasoning and explanation when parenting. Parenting style 4 तरीके की होती है। पहले हम स्टाइल देख लेते हैं। parenting स्टाइल एक है आपकी अथॉरिटेरियन, एक अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व। अथॉरिटेरियन सबसे बेस्ट स्टाइल होती है। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों के संग विचार विमर्श करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फिर अपनी राय देते हैं, फिर उनकी बातें भी सुनते हैं। अथॉरिटेटिव में क्या, डेमोक्रेटिव है, बस पेरेंट्स ने ऑर्डर दिला दिया, बच्चों को करना है तो करना है। अगर बच्चे को कहीं पिकनिक पे जाना है तो पेरेंट्स ने मना कर दिया नहीं जाना है आपको, बस नहीं जाना है। अब अथॉरिटेरियन में वो डिस्कस करेंगे बच्चे के संग, बेटा देखो इतनी दूर जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, इतना ठीक है, जा रहे हो तो रात में जल्दी आ जाना, शाम तक आ जाना, इस तरीके से डिस्कस होता है। परमिसिव में क्या, बच्चे ने जो बोल दिया सो बोल दिया, उन्होंने बात सुन ली बच्चे की, ठीक है, मतलब बच्चे ने जो भी एक्सक्यूज दिया उन्होंने कुछ भी उससे तर्क वितर्क नहीं किया, बस उनकी बात मान ली बच्चे की, सही है। तो इसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बेस्ट तरीका नहीं है, बच्चे को थोड़ा में ध्यान भी देना चाहिए। अनइन्वॉल्व, इसमें पेरेंट्स को कुछ भी मतलब नहीं है, पेरेंट्स अपनी दुनिया में, बच्चे अपनी दुनिया में हैं, ठीक है। तो 4 ये आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, पेरेंट्स वैल्यू देयर चिल्ड्रंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी फ्रीडम को वैल्यू दे रहे हैं, एंड रिलाई ऑन रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन व्हेन पेरेंटिंग, और उनके रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन पर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऐसा मतलब ये लिखा हुआ है कि वो बच्चों की पूरी बातों पे वो रिलाई कर रहे हैं, जो भी बच्चों ने कह दिया उनको पूरी फ्रीडम है, पूरा रिलाई कर रहे हैं, कहीं पे उन्होंने बच्चों से इफ एंड बट कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका परमिसिव स्टाइल हो गया, मतलब बच्चों की बातें भी सुन रहे, आप बच्चों पे अंधविश्वास भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका परमिसिव स्टाइल हो गया। नेक्स्ट, with reference to family function which of the statement is are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, each family adopts the habit, culture, practices and behavior of the society in the form of inheritance and
passes it from one generation to another। तो सारे हमारे कल्चर और जो भी प्रैक्टिसेस हैं हमारा ये ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो आपका ये बात सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस फंक्शन ऑफ अ फैमिली। तो ये रिलीजियस फंक्शन तो ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है ना, इसमें रिलीजियस फंक्शन वाली क्या बात है? वो तो कह रहा है कल्चर टू कल्चर वो ट्रांसमिट होती रहती हैं चीज़ें। हम अपने दादा दादी ने मम्मी पापा को बताया, उन्होंने हमको बताया, तो इसमें रिलीजियस फंक्शन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सीवियर माल न्यूट्रिशन इज बाय वेरी लो स्टेट ऑफ। सीवियर न्यूट्रिशन में क्या है? हाइट आपकी कम है वो भी माल न्यूट्रिशन है, वेट लो है वो भी माल न्यूट्रिशन है, हाइट फॉर वेट वो भी माल न्यूट्रिशन है, वेट फॉर हाइट ये भी माल न्यूट्रिशन को इंडिकेटर है। बट वेट फॉर हाइट ये सीवियर माल न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर हाइट पर इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट पर इतना वेट होना चाहिए, ये ज़्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन है। बल्कि अगर इतने वेट पर इतनी हाइट अगर कम रह जा रही है तो वो इतना सीवियर माल न्यूट्रिशन को नहीं इंडिकेट कर रहा है। सो आंसर डी इज करेक्ट। वेट ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हुआ। कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड, एक्सेसिव क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो क्या हो गया? ओवर न्यूट्रिशन की बात होगी। ठीक है, आंसर ए इज करेक्ट। विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम? के लिए ग्लूकोज मेन सोर्स है, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिल्क प्रोटीन इज रिच इन विच वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड? मिल्क प्रोटीन, यहाँ पे आपसे एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हो रही है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो मिल्क में आपके 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ल्यूसिन, लाइसिन एंड वेलिन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में लाइसिन दिया हुआ है, इसके जगह आपको ल्यूसिन और वेलिन भी दे सकता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। इसके अलावा आपके ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड ये भी प्रेजेंट होता है। ग्लूटामिक एसिड प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका लाइसिन ऑप्शन में दिया, इसलिए लाइसिन इज करेक्ट। अब इसको आपको मैच करना है। ग्रीन येलो वेजिटेबल को हम किससे मैच करेंगे? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड, फ्लोर एंड सीरियल्स, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रेप्स एंड रॉ कैबेज। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या होगा? मिल्क में हमें पता है कैल्शियम का सोर्स है ना, तो कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन, तो बी का आपका 1 हो गया। अब बी का 1 आपका सी और डी में है, बी का 1 क्लियर हो गया। अब ब्रेड सीरियल्स है तो इसमें थायमिन, नियासिन, तो आपका सी का 4 हो गया। सी का 4 भी इसमें है, बी का 1 और सी का 4, तो आंसर आपका डी आ रहा है। ए का 3 ना, ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, कैरोटीनॉइड्स, आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड, और ऑरेंज, टोमेटो, ग्रेप्स, रॉ कैबेज, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है ना। डी का 2, तो आंसर आपका क्या करेक्ट है? डी। ठीक है, आपको ऑप्शन देख के सब कैच करने पड़ते हैं। हीमोग्लोबिन विच टाइप ऑफ प्रोटीन? किस तरीके की प्रोटीन है? हीम प्लस ग्लोबिन ना, तो ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। प्रोटीन के संग आपका हीम अटैच है, ग्लोबिन के संग हीम अटैच है, तो एक कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। आंसर है सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, और जब हमें नीड पड़ती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है। आंसर बी इज करेक्ट। एक्सेस ऑफ आयोडीन इंजेक्शन कैन बी हार्मफुल? एक्सेस हार्मफुल है। एक्सेस आयोडीन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही। एक्सेस आयोडीन होगी तो भी सिंथेसिस इसकी इनहिबिट हो जाती है थायराइड हार्मोन की। तो आपका क्या हो गया? इसका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोड ए इज करेक्ट। गिव द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी का, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला आपका सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस है, फिर आपका क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस के बाद ज़ीरोफ्थैल्मिया, देन केराटिनाइजेशन, और लास्ट में केराटोमलेशिया होता है। सो आंसर डी इज करेक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, केराटिनाइजेशन एंड देन केराटोमलेशिया। सो आंसर डी इज करेक्ट। अब आपको यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेस दी हुई हैं और न्यूट्रिएंट दिया है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12, रिकेट्स, विटामिन डी, स्कर्वी, विटामिन सी, क्वाशियोरकर, प्रोटीन। तो हम देख लेते हैं ए का क्या है?
2, ए का 2 आपको ऐसे ही मिल गया इसका आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू अबाउट 50% ऑफ देयर वेट एंड वॉल्यूम देन फ्रीजिंग टू प्रिवेंट इट इज नोन एज। पहले हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं देन फ्रीज कर रहे हैं, तो ये डिहाइड्रो फ्रीजिंग हो गई। पहले हमने मॉइस्चर कंटेंट को एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट तक हमने उसको कम किया, देन हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो डिहाइड्रो फ्रीजिंग हो गया। डिहाइड्रेट करके तब कर रहे हैं, सो आंसर बी इज करेक्ट। अब इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट हमको देखना है, ट्रू है फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 क्या है, एट मार्क ग्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज लाइक घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल्स, आटा, स्पाइसेस एंड हनी इज वॉलेंट्री। ठीक है, ये सब वॉलेंट्री है एग मार्क की ग्रेडिंग। एग मार्क ग्रेडिंग ऑफ टोबैको, वॉलनट, बासमती राइस, अनियन, पोटैटो फॉर एक्सपोर्ट इज कंपलसरी। इन आइटम्स में एक्सपोर्ट के लिए कंपलसरी है और इन आइटम्स में ये वॉलेंट्री है। हम इसका पहले एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करें, तब आपको और क्लियर होगा चीज़ें। ठीक है, वैसे दोनों स्टेटमेंट आपके ये ट्रू हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। एग मार्क स्टैंडर्ड ये कब आया है, 1937 में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1937 में। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है। ये वॉलेंट्री किस आइटम्स के लिए है और कंपलसरी किसके लिए है। ठीक है, तो हमारे जो ये आइटम्स हैं आपके घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, स्पाइसेस, हनी, एग, सीरियल, पल्सेस, आटा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर केन, गुड़, बूरा, ऑयल केक्स, एसेंशियल ऑयल्स, फाइबर्स, टोबैको, इन सब के लिए वॉलेंट्री है। और ये सारे आइटम्स जो कि एक्सपोर्ट के लिए हैं, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, उसके लिए कंपलसरी हैं। जैसे आपका ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट, स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर, कार्डमन, चिली, जिंजर, टर्मरिक, अनियन, गार्लिक, सेलेरी सीड, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, इन सब के लिए ये जो कि एक्सपोर्ट के लिए ये कंपलसरी हैं और इनके लिए ये इंटरनल ट्रेड के लिए ये वॉलेंट्री है। ठीक है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। Next question, if groundnuts are kept in an unhygienic place, they are likely to be infected by which microorganism? अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया है, थोड़ा सा इनको यहाँ पे टॉक्सिन मटेरियल लिखना है, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन है जो कि एस्परजिलस फ्लेवर्स से प्रोड्यूस होता है। अब अगर इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की तो इनको एस्परजिलस फ्लेवर्स लिखना चाहिए, बट अब क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका एफ्लाटॉक्सिन क्लियर आंसर होगा। ठीक है, बट ये टॉक्सिन है जो कि एस्परजिलस फ्लेवर्स से प्रोड्यूस होता है पीनट्स में। आंसर सी इज करेक्ट। विच एडल्ट्रेंट इज विच एडल्ट्रेंट इज कॉमनली यूज्ड इन शुगर कोटेड सौंफ और सुपारी। शुगर कोटेड जो सौंफ और सुपारी आती है उसमें ऑरामाइन प्रेजेंट होता है। एक ये येलो कलर की डाई है जो कि हम यूज करते हैं इसको कलर देने के लिए। ठीक है, आपने येलो कलर देखा होगा सुपारी और इसमें रहता है शुगर कोटेड सॉफ्ट में। सो आंसर आपका डी इज करेक्ट। तो इसका क्या दिया है, ओनली डी, तो आंसर कोड ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, ये क्या है, एक सिंथेटिक, ये एंटीऑक्सीडेंट है। BHA BHT ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, सिंथेटिक। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एग का क्या रोल है मेयोनेज में, तो इमल्सिफाइंग एजेंट के जैसे यूज होता है ये। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ ब्लांचिंग वेजिटेबल ड्यूरिंग कैनिंग के लिए जो कैनिंग करते हैं, डिब्बे में बंद करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, उसके लिए ब्लांचिंग का क्या रोल है, सॉफ्टनिंग प्रोडक्ट्स टू फिल बेटर, हम सॉफ्ट हो जाती है ताकि इजीली उसमें फिल हो जाता है, एंड डीनेचर एंजाइम्स उसके डीनेचर करने के लिए, दैट चेंज कलर एंड टेक्सचर, जिससे कि इसका कलर और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आपके करेक्ट हुए। सो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एजर्शन और रीजन हमें बताना है। इन्फेंट रिटेन मोर आयरन फ्रॉम ह्यूमन मिल्क देन काउज मिल्क, एंड सेकेंड इसका रीजन दिया हुआ है, द आयरन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज हाई इन कंपेरिजन टू काउज मिल्क। तो हमें पता है कि काउ मिल्क में आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क, तो आपका रीजन तो गलत है। कह रहा है इसमें कि ह्यूमन मिल्क में ज्यादा है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि काउ मिल्क में आयरन कंटेंट ज्यादा है, बट ह्यूमन मिल्क में
लैक्टोफेरिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन मोर होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क, एज कंपेयर टू काउज मिल्क। काउ मिल्क के कंपेयर में ह्यूमन मिल्क का में जो आयरन कंटेंट है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है ड्यू टू लैक्टोफेरिन। तो एजर्शन तो आपका सही है, इसका ज़्यादा रिटेन होता है एज कंपेयर टू काउ मिल्क, बट रीज़न आपका गलत है। इसका रीज़न होना चाहिए ड्यू टू लैक्टोफेरिन। ठीक है, सो आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो कोड आपका बी इसका सही है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस सॉल्व हुए जीआईसी के। अब आपके 40 क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करूंगी। तब तक आप अपनी आने वाले एग्जाम्स की टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशंस करिए। हायर एजुकेशन का भी एग्जाम होने वाला है आपका, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे तो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो चाहे हायर का एग्जाम हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी से थोड़ा सा हाई है, तो आपको हायर एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, तब तक बाय बाय।